नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, सियासत में आंखों के सामने जो दिखता है अक्सर वो सच नहीं होता। लिहाजा पटना में अभी जो आप देख रहे हैं या अभी तक जो आपने देखा है वो दरअसल गुजरात लॉबी का या यूं कहें मोदी जी के चाणक्य का प्लान ए है, यानी शुरुआती प्लान है। अब इस शुरुआती प्लान के मुताबिक यानी प्लान ए के मुताबिक नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए की जितनी पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल हैं, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा, हर पार्टी से मंत्री बनाए जाएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनेगा और पटना में एक भव्य शपथ समारोह होगा जहां तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। मंच बनाए जा रहे हैं, कुर्सियां बिछाई जा रही, कहा जा रहा है कि ऐसी भीड़ आएगी जो बिहार ने अभी तक नहीं देखी। तो ये सब कुछ जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है, यही शुरुआती प्लान है, शाह साहब का प्लान है। अब दोस्तों, ये जो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, सारी तैयारियां देख रहे हैं, हलचल देख रहे हैं, यही शुरुआती प्लान है, मोदी जी के चाणक्य का प्लान है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी का एक और प्लान है, शाह का असली प्लान है, प्लान बी, जो आपको इस वक्त दिख नहीं रहा है। और ये वो प्लान है जिसके पत्ते सही समय पर खुलेंगे। और इसी प्लान बी का आज खुलासा किया देश के पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, बिहार के एक्सपर्ट, नीतीश कुमार के सीनियर, मोदी के सीनियर और सबकी रग रग से वाकिफ यशवंत सिन्हा साहब ने। और यशवंत सिन्हा के मुताबिक शाह का जो प्लान है उसमें नीतीश कुमार शपथ तो लेंगे, मुख्यमंत्री की फिर से कुर्सी पर भी बैठेंगे, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे कुर्सी पर। अल्टीमेटली बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, यानी नीतीश कुमार को फाइनली कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सुन लीजिए एक बार सिन्हा साहब को भी। वो चाहते हैं कि एक एंड डेट तय हो जाए कि नीतीश कुमार कितने दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, और उसके बाद वो बीजेपी के लिए रास्ता खाली कर देंगे, पोजीशन खाली कर देंगे और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, जो अमित शाह का शुरू से प्लान रहा है बिहार के बारे में। दोस्तों, सवाल यह है कि नीतीश कुमार एक बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या उनको कुर्सी से हटाया जा सकता है? अगर हटाने की पहल की गई और नीतीश कुमार अड़ गए, अपने पर आ गए, तो फिर क्या होगा? नीतीश कुमार की बैसाखियों पर मोदी सरकार दिल्ली में चल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी इस बार छोटी नहीं है, 43 विधायक नहीं है। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी ऑलमोस्ट बीजेपी के बराबर है। जीतन राम मांझी भी उनके साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ हैं। क्या नीतीश कुमार को हटाया जा सकता है? मोदी के चाणक्य क्या उनको हटा सकते हैं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या कभी भी आगे चलकर? और यहां पर यशवंत सिन्हा का कहना था कि नीतीश कुमार को या जेडीयू के समर्थकों को कोई गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कई सांसद जेडीयू के, कई नेता, बड़े नेता जेडीयू के ऑलरेडी अमित शाह की गोद में बैठे हैं और सारा जो रिमोट है बिहार सरकार का, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का, सारे सिस्टम का, इवन जेडीयू का, वो इस वक्त चाणक्य के हाथ में। यशवंत सिन्हा का कहना है कि अगर नीतीश कुमार जिद पर आते हैं, अड़ जाते हैं, तो फिर उनका वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हाल हुआ। पार्टी तोड़ दी जाएगी, जेडीयू टूट सकती है और जो बैसाखियां हैं ये खरीदी जा सकती हैं, छीनी जा सकती हैं। लेकिन बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि अमित शाह के और बीजेपी के बहुत सारे एजेंट्स नीतीश की पार्टी में हैं और वो लोग एक्चुअली बीजेपी का ही खेल खेलते हैं, जेडीयू का खेल नहीं खेलते हैं। तो इसलिए ये भी बिल्कुल संभावना के अंदर बात है कि नीतीश कुमार, अगर उन्होंने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, डजंट प्ले बॉल, राजी नहीं होते हैं, शर्तें नहीं मानते हैं, तो जेडीयू टूट सकता है। अब दोस्तों, इस इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा साहब ने कई बड़े खुलासे किए और मैं गुजारिश करूंगा कि इस इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा के एक एक लफ्ज को गौर से सुनिएगा। उसकी वजह मैं बता रहा हूं। वजह यह कि यशवंत सिन्हा कोई नेता ही नहीं है, सिर्फ मंत्री नहीं कि विदेश मंत्री थे या देश के वित्त मंत्री थे या वाजपेयी जी के साथ थे, वो बिहार के एक्सपर्ट हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपर्ट। इसलिए क्योंकि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जब चीफ मिनिस्टर थे, जिनके दफ्तर के बाहर सलामी दिया करते थे लालू यादव और नीतीश कुमार, उन कर्पूरी ठाकुर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव
यशवंत सिन्हा थे। यशवंत सिन्हा सिर्फ एडवाइजर ही नहीं थे कर्पूरी ठाकुर के, यशवंत सिन्हा ने बिहार के एक एक जिले को भीतर से देखा है। यशवंत सिन्हा वही शख्स हैं जिन्होंने जेडीयू को बीजेपी से मिलाया, जो नीतीश कुमार को बीजेपी के फोल्ड में लाए। और यशवंत सिन्हा वही शख्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं शुरू में नरेंद्र मोदी को भी एनकरेज किया जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। अमित शाह की बात छोड़िए, एक एक लफ्ज़ पर गौर करिएगा। बहुत कुछ बताने जा रहे हैं यशवंत सिन्हा, और मैं उनके निर्भीक होने की दाद देता हूँ। सिन्हा साहब, जो पहला सवाल है कि भाई शपथ हो रही है, बारात रेडी है, लेकिन दूल्हा रेडी नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई पहले आप क्लियर करिए कि स्पीकर हमारा होगा, पहले आप क्लियर करिए कि गृह मंत्रालय मेरे ही पास होगा, पहले आप क्लियर करिए कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और अभी तक नीतीश कुमार ने इस्तीफा भी नहीं दिया। शक की निगाह से अमित शाह को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार अगर शपथ लेने से पहले ही शक के घेरे में एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जा रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये किस तरह की सरकार बनने जा रही बिहार में? ये मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। आपको आश्चर्य नहीं है? नहीं, मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं हो रहा है कि इस तरह के प्रश्न अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब ये गठबंधन बना दीपक जी, तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनको पहले ही आदमी सेटल कर लेता है। तो जाहिर है कि जल्दीबाजी में या जो भी उसका कारण रहा हो, ये उन्होंने सेटल नहीं किया, और जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे भी दो तीन बातें स्पष्ट हैं। एक तो ये स्पष्ट है कि उन्होंने ये जो, मैं मानता हूं कि ये जो नतीजे हैं बिहार चुनाव के, ये बीजेपी की तरफ से बिल्कुल ही एक डिजाइन्ड वर्डिक्ट है, जिसने नीतीश कुमार को कहीं नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। आज बीजेपी चाहे तो अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है। नीतीश की हैसियत नहीं है कि वो अपने लोगों को लेकर, एमएलए को लेकर और आरजेडी के साथ चले जाएं, या उनके गठबंधन में जो लोग थे उनके साथ जाकर और सरकार बना लें, क्योंकि ऑप्शन नहीं है जी। तो इसलिए नीतीश कुमार अब एक लूजिंग बैटल जिसको कहते हैं, हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सारे एसे जो हैं तुरूप के पत्ते, वो आज अमित शाह के हाथ में है। ओके, तो इसलिए अब वो अगर मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो उन बातों को उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अमित शाह या बीजेपी की ये हालत नहीं है, इतनी हालत खराब नहीं हुई है, क्योंकि वो मजबूत स्थिति में है कि वो नीतीश कुमार की शर्तें माने। नीतीश कुमार इस कमजोर स्थिति में है कि उन्हें बीजेपी की शर्तें माननी पड़ेंगी। और मुझे इस बात से भी कोई आश्चर्य नहीं है, जैसा आपने कहा, कि वो चाहते हैं कि एक एंड डेट तय हो जाए कि नीतीश कुमार कितने दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, और उसके बाद वो बीजेपी के लिए रास्ता खाली कर देंगे, पोजीशन खाली कर देंगे, और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, जो अमित शाह का शुरू से प्लान रहा है बिहार के बारे में। लेकिन एक चीज, वो तो मैं मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे वो तो मैं आऊंगा, उस पर आऊंगा आपके पास। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि भाई नीतीश कुमार जब स्टूडेंट लीडर थे, आप भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री थे उनके आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, राजनीति में आने से पहले आप आईएएस ऑफिसर थे। उस वक्त नीतीश कुमार आपसे मिलते जुलते थे, नीतीश कुमार को आपने बड़ा सपोर्ट भी किया, आपने गठबंधन भी बनाया बीजेपी और जेडीयू के बीच में, उसमें भी आपका रोल था। तो नीतीश कुमार की रग रग से वाकिफ है। नीतीश कुमार को अचानक क्या हो गया? मुख्यमंत्री के तौर पे उनको पहले इस्तीफा अपना देना चाहिए था, फिर विधायक दल उनका नाम तय करते, उनको चिट्ठी मिलती, वो गवर्नर के पास जाते और दोबारा शपथ लेते। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। ये क्या वजह है सर? क्या विश्वास नहीं है अमित शाह पे? ये भी बहुत चौंकाने वाला तथ्य आपने रखा। जो प्रक्रिया आपने रखी ना, वो प्रक्रिया ये है कि नीतीश कुमार को पहले जेडीयू लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग करके प्रस्ताव पारित करके अपना नेता चुनेगी, ठीक है। फिर जेडीयू और बाकी जो सहयोगी दल हैं जिसमें बीजेपी भी है, उसके सारे विधायक मिलेंगे
और वो गठबंधन का नेता चुनेंगे नीतीश कुमार को, और तब नीतीश कुमार ये दोनों प्रस्ताव लेकर गवर्नर के पास जाएंगे, उनको कहेंगे मेरे पास मेजॉरिटी है, मैं सरकार बनाने की स्थिति में। जी अब फिर गवर्नर उनको जवाब देंगे कि ठीक है, आप फला दिन शपथ लीजिए और इतने दिनों के भीतर आप अपना बहुमत साबित कर दीजिए विधानसभा में। ये प्रक्रिया है। लेकिन मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि मोदी जी ने जब तीसरी बार शपथ ली तो बीजेपी एमपीज की मीटिंग नहीं हुई संसदीय दल की, सीधे उन्होंने गठबंधन की एनडीए की मीटिंग बुला ली। एनडीए की मीटिंग बुला ली, उसमें नेता चुन के फिर वो चले गए और राष्ट्रपति महोदया ने भी इस बात को नहीं उठाया। तो ये प्रक्रिया है। अब ये नीतीश कुमार, ये प्रक्रिया शुरू होगी जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। जी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो सारी प्रक्रिया रुकी हुई है। तो जी ये एक चल रहा है, और मैं आपसे कहूं कि ये पहले तय नहीं हुई थी बातें, जिसका नतीजा ये है कि अब तय होनी है। शटल डिप्लोमेसी हो रही है पटना और दिल्ली के बीच में। लोग आते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, संदेश लेकर नीतीश के पास जाते हैं, फिर वहां का संदेश लेकर अमित शाह के पास आते हैं। सो आप जानते हैं कि शटल डिप्लोमेसी में टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। आमने सामने नीतीश कुमार और जी की या अमित शाह की बात हो जाए तो सब कुछ फैसला हो जाएगा, लेकिन आमने सामने बात नहीं हो रही है। अमित शाह भी पटना नहीं जा रहे हैं, ना नीतीश दिल्ली आ रहे हैं, एमिसरीज के थ्रू बातचीत हो रही है और उसमें वक्त लग रहा है। नहीं, लेकिन मुझे मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई आमने सामने, भाई जब संजय झा और लल्लन सिंह पैगाम लेके नीतीश का दिल्ली आ सकते तो नीतीश कुमार दिल्ली में आके अमित शाह के साथ चाय पिए, अमित शाह के साथ खाना खाएं, वहीं डिसाइड कर लें और हंसते गाते हुए बारात लेके पहुंच जाएं पटना वापस। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? वो अवॉइड क्यों कर रहे हैं? क्या दोनों में कहीं ना कहीं भरोसे की कमी है यशवंत जी? मुझे लगता है कि भरोसे की भारी कमी है, थोड़ी नहीं भारी कमी है। चुनाव हो गया, चुनाव के नतीजे आ गए, और जैसा हमने कहा कि ये मैन्युफैक्चर्ड इस तरह किया गया है चुनाव के नतीजों को कि नीतीश चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको डिपेंड करना ही है बीजेपी के ऊपर। और मैं आज के दिन आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो, नीतीश को ही झुकना पड़ेगा। बीजेपी अपनी बात मनवाएगी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी अगर नीतीश का साथ छोड़ दे तो बाकियों के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बन सकती है, नीतीश की सरकार नहीं बन सकती। यशवंत जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपने राजनीति बहुत करीब से देखी है और जिन किरदारों के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, चाहे वो मोदी हो, नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, मैं चेला तो नहीं कहूंगा लेकिन आपसे बहुत जूनियर हैं, सब बहुत जूनियर हैं आपसे, आप उनके सीनियर रहे। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये सरकार, क्या नीतीश कुमार को ये लोग मुख्यमंत्री 5 साल रखेंगे, 3 साल रखेंगे, या कुछ समय के लिए औपचारिक तौर पे मुख्यमंत्री बना देंगे नीतीश कुमार को और फिर हटा देंगे? आपका दिल क्या कहता है ये गुजरात लॉबी की राजनीति को देखते हुए? मेरा दिल ही नहीं, मेरा आकलन जो है, राजनीतिक आकलन, वो ये कहता है कि ये लोग नीतीश कुमार को अपनी शर्तों पर कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाकर रखेंगे। आप और हम इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की तबीयत बहुत ठीक नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए बनाएंगे, उसका नीतीश कुमार को विदा कर देंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो बीजेपी की चाहत रही है अनेक वर्षों से कि बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री हो, जो आज तक नहीं बन पाया है। तो इसलिए नीतीश कुमार के साथ जो भी खेल खेलना है ये लोग खेलेंगे, कुछ दिनों के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर उसके बाद उनको हटाकर वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और ये हो सकता है कि इस बात का अंदेशा नीतीश कुमार को हो, या इस बात का स्पष्ट संकेत भी मिल गया हो और मामला यहाँ फंसा हो कि भाई आप कितने दिन अगर बनते हैं चीफ मिनिस्टर तो कितने दिन रहेंगे, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल क्या करेंगे? जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार जिद्दी हैं, इधर अमित शाह भी जिद्दी हैं, नीतीश कुमार अगर जिद पर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी से नहीं उतरूंगा, जो भी कहा उन्होंने,
तो क्या आपको लगता है कि अमित शाह फिर किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, जेडीयू भी तोड़ सकते हैं, और क्या वो पोटेंशियल, उस तरह की ताकत और खेल अमित शाह के हाथ में है? देखिए, बहुत लोग इस बात को कहते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि अमित शाह के और बीजेपी के बहुत सारे एजेंट्स नीतीश की पार्टी में हैं और वो लोग एक्चुअली बीजेपी का ही खेल खेलते हैं जेडीयू में, जेडीयू का खेल नहीं खेलते हैं। तो इसलिए ये भी बिल्कुल संभावना के अंदर बात है कि नीतीश कुमार, अगर उन्होंने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, डजंट प्ले बॉल, राजी जी। नहीं होते हैं, शर्तें नहीं मानते हैं, तो जेडीयू टूट सकता है। और मैंने कहा ना कि जेडीयू टूटे ना टूटे, बीजेपी आज इस पोजीशन में है कि वो बिहार में अपनी सरकार बना सकती है। जी। सिन्हा साहब, एक चीज और पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप बिहार के ब्यूरोक्रेट रहे, आप पटना में ही पैदा हुए, वहीं राजनीति करी, फिर कर्पूरी ठाकुर के साथ आपने काम किया, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के साथ, फिर नीतीश कुमार लालू को आपने आगे बढ़ाया, फिर एक टाइम ऐसा भी था जब आप मोदी और इन सब के भी आप सीनियर थे वाजपेयी सरकार में, तो सब कुछ आपने देखा है। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह के नतीजे आप सोच रहे थे, या आपका जो आकलन था बिहार का कि भाई कांटे की टक्कर है, आपको लगता है कि सब कुछ मैनेज था, सब कुछ कहीं ना कहीं कोरियोग्राफ था, सारी सेटिंग पहले से थी, ऐसा कुछ लगता है, या आपको लगता है नतीजे एकदम सही हैं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ही लगता है कि ये पहले से सब सेटिंग थी और ये मैन्युफैक्चर्ड, मैंने कहा, ये बनावटी रिजल्ट है। वो इसलिए कि इस रिजल्ट के जितने भी पहलू हैं वो सब बीजेपी के पक्ष में हैं। सारे पहलू इसके बीजेपी के पक्ष में गए और ऐसा लगता है जैसे किसी ने बैठकर पूरी योजना बना ली हो कि बीजेपी को इतनी सीटें, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जेडीयू की इतनी सीटें, रामविलास पासवान की पार्टी को इतनी सीटें, ऐसे करके बना लो और बनाकर ये परिस्थिति पैदा कर दो कि नीतीश कुमार हिलडुल नहीं सकते हैं, एकदम टाइट कॉर्नर में उनको डाल के रखो। तो अगर मान लीजिए कि आज नीतीश कुमार का मेल नहीं होता है बीजेपी के साथ, तो क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा सकते हैं? जाने से कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, नंबर नहीं है, नंबर नहीं है। नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये नतीजे जो हैं वो इतने ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड हैं कि इसमें कोई टस से मस नहीं हो सकता है। सारे जो एसेस हैं वो बीजेपी और अमित शाह के पास है। मतलब अमित शाह की जिस तरह की इच्छा हो सकती है, उनका विश हो सकता है, उसी तरह के नंबर जो है नतीजों में निकल के, आप ये कहना चाह रहे हैं? और अब जितना भी नेगोशिएशन के नाम पर वो लोग कर लें, जितनी भी शटल डिप्लोमेसी पटना और दिल्ली के बीच में हो जाए, मैं मानता हूं कि अंततः नीतीश कुमार को हार मान के बीजेपी की शर्तों को मानना पड़ेगा और नई सरकार जो बनेगी वो बीजेपी की शर्तों पर बनेगी। बीजेपी की शर्तों पे सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा। चारों तरफ से घिरे हुए हैं, भले जेडीयू कह रही है कि वो टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन टाइगर जिंदा भले ही हो लेकिन कैद में है गुजरात लॉबी की। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मेरे पास कई फिगर हैं। ये जो 10,000 स्कीम थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, हालांकि नीतीश कुमार के नाम पे पैसा बांटा गया, 10-10 हजार रुपए यशवंत जी दिए गए, तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख करोड़, मतलब 1,25,00,000, 1.25 करोड़ औरतों को दिया गया। ये फिगर ज्यादा भी जा सकता है, 1.5 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। और अब ये महिलाएं 2-2 लाख रुपए मांग रही, क्योंकि असली स्कीम 2 लाख रुपए की थी, जिसमें 10,000 रुपए सीड मनी के तौर पे दिया गया। तो अब पैसा जो देना है, अगर 2-2 लाख रुपए ये महिलाएं मांगती हैं, क्योंकि आज प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि मैं ये पैसा दिलवा के रहूंगा, हम धरने पे बैठेंगे, प्रदर्शन पे बैठेंगे, 2.5 लाख करोड़ रुपया देना होगा आने वाले 6 महीने में। और बजट जो है बिहार का 3.25 लाख करोड़ के आसपास है, 4 लाख करोड़ का कर्जा है बिहार पे। आप तो वित्त मंत्री भी रहे देश के, ये कैसे होगा साहब?
ये पैसा कहां से आएगा? तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए बिहार के पास, वो बिहार जो कर्जे में डूबा हुआ है। तो क्या ये मोदी और अमित शाह ने फंसा तो नहीं दिया? क्योंकि गर्दन तो नीतीश कुमार की ही पकड़ी जाएगी, पैसे तो उन्हीं से मांगे जाएंगे। देखिए ये सारा खेल क्या है? क्या ये चिट फंड टाइप का खेल लग रहा है आपको कोई? बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये सारी योजना जो थी, जी सोचिए पहले क्या कल्पना थी। कल्पना थी कि 1.5 करोड़ महिलाओं को पहले जी सीट दे दो, 10,000 रुपए 10,000 रुपए। या 2-2 लाख दो, कि वो लोग अपना धंधा शुरू कर सकें। यही था ना, स्वावलंबी बन सकें, अपना धंधा शुरू कर सकें इस पैसे से। कितना आएगा टोटल खर्चा, इसके बारे में किसी ने कोई चिंता न की कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा, क्या आएगा। बिहार के टोटल बजट को देखते हुए, बिहार के ऋण के भार को जी देखते हुए, तो 10,000 रुपया दिया गया महिलाओं को, 1.5 करोड़ महिलाओं को। चुनाव कल होना है तो आज तक पैसा जा रहा था महिलाओं के खाते में। जी हाँ, बीच में बिल्कुल वोटिंग हो रही और थी तो भी पैसा जा रहा था। रहा था, और ये खुलेआम रिश्वत देने का खेल था कि 10,000 में महिलाओं का वोट खरीदो, और ऐसा हुआ भी। और ये चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त नौमन तेल कान में डाल के सोते रहे, इन्होंने कुछ नहीं कहा। जबकि इस तरह के कई वाकयात हुए हैं पास्ट में, और चुनाव आयोग ने ऑनगोइंग स्कीम्स के ऊपर भी रोक लगा दी है। हाँ लेकिन जी इस बार चुनाव आयोग पॉकेट में था अमित शाह के, तो ऐसा करने का कोई सवाल ही नहीं था। तो ये पैसा प्योर रिश्वत के रूप में महिलाओं को देकर उनका वोट खरीदा गया। अब 1.5 करोड़ महिलाओं में से मान लीजिए कि 1 करोड़ महिलाओं ने भी दे दिया पैसा, पैसे के नाम पर वोट नीतीश जी कुमार को, 2 लाख मिलेगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दिया भी, ऐसा किया। तो ये मैं समझता हूं कि भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास का एक ऐसा ये गंदा चैप्टर बनेगा कि चुनाव को आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं सरकारी खजाने से प्योर पैसा देकर। जी हुआ है बिहार में एक खेल, और इतनी भयंकर जीत हुई है बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की, इसकी कल्पना तो किसी ने की नहीं थी कि भाई इतनी सीटें आ जाएंगी। मैंने तो बल्कि एक ट्वीट भी किया था जब एग्जिट पोल्स आए थे, जिसमें मैंने मजाक में कहा कि नहीं नहीं ये सब गलत है, ये बीजेपी जेडीयू को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और आरजेडी वाइप्ड आउट हो जाएगी। तो वही हो गया सचमुच में, जो बात मैंने जी मजाक में की। और आज बहुत से लोग हमसे कह रहे हैं वो भी मजाक में कि साहब आपने तो मजाक में जो बात कही वो सच हो गई। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सारा खेल इतना बढ़िया से मैनेज किया गया, और जब खेल हो गया, नतीजे आ गए, तो गोदी मीडिया उसको एक्सप्लेन करने में अपना समय गुजारने लगी कि साहब ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन इसमें कोई शक मेरे मन में भी नहीं है दीपक कि जी 10,000 रुपया और 2 लाख रुपया देने का जो वादा था, वो उसने बड़ा खेल किया बिहार में। नहीं, लेकिन और क्या ये 2 लाख रुपए, ये जो 2 लाख रुपए देने महिलाओं को, अभी तो 10,000 रुपए दिया है, बाकी रकम देने की स्थिति में सरकार है या झूठ बोलेंगे, पैसा देंगे नहीं देंगे, या मुकर जाएंगे, होगा क्या? नहीं 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 देंगे, कोई सवाल ही नहीं है देने का। बिहारी में एक कहावत है दीपक जी, जी भइल बियाह मोर करबो क्या, कि हम तो शादी होगी अब क्या कर लोगे। भइल ओके, बियाह है, शादी तब होगी तो अब, हाँ चुनाव जीत ही लिया है। हाँ जीत लिया है, अब जाओ बैठो आराम से तुम लोग भी, जी और फिर मैं नहीं होगा लास्ट तो जी मैं लास्ट उस पे आ रहा हूँ। हाँ। अगला चुनाव बंगाल का है, फिर असम है, फिर तमिलनाडु है, साल भर बाद 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की बारी है। क्या आपको लगता है कि एक अजीब किस्म का एक नया डिजाइन अमित शाह ने तैयार किया है? क्योंकि हम देख रहे हैं हरियाणा में हार रहे थे, वहां जीत गए, पूरी बाजी पलट दी। महाराष्ट्र में कोई उम्मीद ही नहीं थी, 5 महीने पहले लोकसभा में सिंगल डिजिट पे बीजेपी आ गई थी, लेकिन देखा साहब वहां तो ऐसा कमाल किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर दिल्ली हमने देखा, दिल्ली भी कई
बार के प्रयास के बाद दिल्ली भी जीत ली, अब बिहार जीत लिया। क्या एक नए तरीके का डिजाइन तैयार किया है अमित शाह ने, मोदी ने, और क्या आने वाले चुनाव चाहे बंगाल के हों, आपको इसी तरह की जीतें दिखेंगी? इस तरह की आप कह सकते हैं मोदी का विजय रथ ऐसे ही आगे बढ़ेगा, जहां पर नियम कानून सब रौंद दिए जाएंगे? देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि बिहार के चुनाव में, या हो सकता है उसके पहले भी, लेकिन बिहार के चुनाव में ये स्पष्ट हो गया इन लोगों का जो फॉर्मूला जो है एसआईआर करो, एसआईआर में जो लोग हमको वोट नहीं देंगे उनके नाम काट दो। बिहार में भी 60-65 लाख लोगों का नाम जी हाँ, और कटा, नए जोड़ दो। नए जोड़ दो। और उसके बाद बल्कि जो आंकड़ा है चुनाव के दिन का, उस आंकड़े में भी फर्क पड़ जाता है। पता नहीं वो जी। वोट कहाँ से आ जाते हैं, 3 लाख 4 लाख वोट। तो एक इन्होंने परफेक्ट किया है एक फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला अगर उसका विरोध नहीं हुआ तो यही फॉर्मूला बंगाल में लागू होगा, यही तमिलनाडु में लागू होगा, और कोई बीजेपी को अब हरा ही नहीं सकता है। इसलिए जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और उनकी जिम्मेदारी बहुत कई गुना बढ़ गई है कि वो इस खेल को रोकें। और इस खेल को अगर नहीं रोक सकते हैं तो फिर कोई उम्मीद नहीं है भविष्य के लिए भारत के प्रजातंत्र की। मैं तो यहां जी। तक जाके कहूंगा आपसे और आपके माध्यम से बाकी लोगों को, विपक्षी पार्टियों को, कि बिहार में तुरंत उनको फैसला करना चाहिए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नहीं ज्वाइन करेंगी विधानसभा, इस्तीफा दे दें। इस्तीफा दे दें और ये लोग अपना चलाएं जैसे चलाना चाहते हैं। दूसरे स्टेज में लोकसभा में जो इनके और राज्यसभा में है वो छोड़ें, क्योंकि इतना बड़ा एक खतरा पैदा हो गया भारत के प्रजातांत्रिक भविष्य को लेकर कि अगर आपने सर्जिकल कदम नहीं उठाए, मेजर सर्जरी विपक्ष ने नहीं की, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये लोग जीतते चले जाएंगे एक के बाद एक, और सारा देश इनके कंट्रोल में आ जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बने या ना बने, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ओके। बड़ी बात यशवंत सिन्हा साहब ने कही। उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार का ये जो मॉडल है, या जो महाराष्ट्र में जो मॉडल अमित शाह और मोदी लोकसभा में झटका खाने के बाद लाए, इस मॉडल को अगर हराना है, इस मॉडल को अगर पराजित करना है, तो ये जो वोट की चोरी है और ये जो पैसे की लूट है, इसके खिलाफ मुहिम चलाना पड़ेगा। बेहतर ये हो कि चुनाव अगर मजाक बन गए, चुनाव अगर सीधे सीधे आप कह सकते हैं एक तरह से अमित शाह के रिमोट कंट्रोल में है, तो विपक्ष को कहीं ना कहीं सर्जिकल कदम लेने पड़ेंगे। बिहार के जो विधायक हैं, बेहतर वो इस्तीफा दें, उनकी आवाज सुनी जाए, और लोकसभा में भी एक बार मंथन करना पड़ेगा विपक्षी पार्टियों का, वरना मोदी चुनाव पे चुनाव जीतते जाएंगे। इस सिस्टम से लड़ना मुश्किल हो जाएगा और प्रजातंत्र कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगा, लोकतंत्र पड़ेगा। सिन्हा साहब, आप आए, बड़ा खुलकर आपने बात करी। आप बीजेपी को अंदर से जानते हैं, आप देश के विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, आप बिहार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर के। आपके आंखों के सामने नीतीश कुमार बड़े हुए, लालू बड़े हुए। आपने मोदी को तब से देखा जब वो विधायक भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, और उसके बाद आप जिस तरह से आपने निर्भीकता से सारे तथ्यों को रखा है, मुझे लगता है कि एक नई राह जरूर मिलेगी हमारे ऑडियंस को, और आप ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।